हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक हिंट में। तो आज की इस क्लास में हम अपने 10th क्लास के उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है। तो आज की इस क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे, जिसे बहुत बच्चों को बहुत कठिन लगती है। तो आज की इस क्लास में हम उसी एक्सरसाइज को बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी अच्छे से वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए बहुत ही एक आसान सा तरीका बताऊंगा, जिससे कि आप अपनी इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में शेयर जरूर कर देना, जिससे कि वो भी अच्छे से अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इस चैनल से अपने कंप्लीट मैथ को यानी कि 9th क्लास और 10th क्लास के मैथ को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आप अपने मैथ को यानी जो आपका 10th क्लास का मैथ है उसको कंप्लीट बिल्कुल फ्री में कंप्लीट कर पाओगे। चलो तो अपनी वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि एक रेशनल नंबर है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें क्या करना होता है, ऐसे प्रश्नों में हमें इनका उल्टा मानना पड़ेगा। यानी ये बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे मानेंगे कि जो √5 है वो क्या है, परिमेय संख्या है। उससे क्या होगा, हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे और लास्ट में जाके हम सिद्ध कर देंगे कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो आप सभी अच्छे से देखते जाइए कि आपको इसके लिए क्या क्या लिखना है, क्योंकि इसकी जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि ये आपके मैथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 1.2। तो आप सभी अच्छे से देखते जाइए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये वाली लाइन आपको मानिए सबसे पहले परिमेय संख्या है। अब आपको पता है कि ये परिमेय संख्या है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख लो, चाहे आप A/B के रूप में लिख लो, कैसे भी लिख सकते हैं। यानी कि हम परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे हम अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगली लाइन में √5, ठीक है, बराबर में इसके लिख सकते हैं हम A/B। क्यों, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको A/B के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो A और B है वो क्या है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो A और B है वो क्या है, तो देखो A, B यहाँ पे सहपूर्णांक है, सहपूर्णांक है। तो यहाँ पे जो A और B है वो क्या है, सहपूर्णांक है। और यहाँ पे जो परंतु जैसा कि मैंने आपको जो डेफिनेशन लिखाई थी उसमें भी बताया था कि जो Q था वहाँ पे वो क्या नहीं होना चाहिए था, 0। तो यहाँ पे भी जो B है यानी जो हर है यानी डिनोमिनेटर, ये भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारी एक परिमेय संख्या नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि जो B है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको मानना है कि ये एक परिमेय संख्या है, उसके बाद में इसको आपको जो संख्या दी है उसको A/B के रूप में लिख देना है। और जो A और B है वो क्या है, सहपूर्णांक। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि जो सहपूर्णांक होते क्या हैं। देखो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ सहपूर्णांक क्या होते हैं। सहपूर्णांक का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो एक के अलावा और किसी नंबर से ना कटें। ऐसे दो नंबर जो एक के अलावा और किसी नंबर से ना कटें। जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पे लिया 5 और यहाँ पे मैंने लिया 7। तो बताओ 5 और जो 7 एक ऐसी संख्या है जो केवल एक के अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कट रहे हैं, यानी कि ये दोनों आपस में किसी एक ऐसे नंबर से नहीं कट रहे दूसरे से जो कि इनको काट सकें, तो केवल एक से कटेंगे, तो ये हमारे सहपूर्णांक होंगे। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 10 और ले लिया 12, अब देखो दोनों नंबर हैं, दोनों पूर्णांक हैं, लेकिन सहपूर्णांक नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें 2 का भाग चला जाएगा और इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। तो हमें ऐसे नंबर नहीं लेने हैं, ठीक है, हमें ऐसे नंबर लेने हैं जो किससे कटे, केवल एक से कटें, एक के अलावा किसी भी नंबर से ना कटें, आपस में एक से कटें, इसके अलावा किसी से भी ना कटें, तो वो हमारे सहपूर्णांक होंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसका वर्ग, इसका दोनों ओर हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग इसलिए करेंगे क्योंकि जो √5 है वो वर्ग करने से हट जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी एक लाइन, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करते हैं। देखो आप सभी अच्छे से, तो यहाँ पे वर्ग करेंगे। जब 5 का वर्ग करेंगे हम, √5 का वर्ग करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 5 जब हम √5 का वर्ग करेंगे तो हमारा 5 निकल के आएगा।
और जब ए का वर्ग करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा और बी का वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो बी स्क्वायर है उसको इस साइड में ले जाना है और जो 5 है उसको इस साइड में लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगली लाइन होगी हमारी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 5। अब आपको मैं एक बात बता दूँ, अच्छे से ध्यान रखना, और ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। कौन सा समीकरण होगा, समीकरण 1। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमने इसको ऐसा क्यों किया, देखो अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि एक बी एक ऐसी संख्या है जो ए स्क्वायर में भाग देने से, यानी बी स्क्वायर कब निकलेगा, जब ए स्क्वायर में हम 5 का भाग देंगे तो वो किसके बराबर होगा, हमारे बी स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे हमारा ये निकला कि जो ए स्क्वायर है वो किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। किससे कटेगा, 5 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ, इसके बाद आपको नीचे लिखना है इसमें, यहाँ ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। यहाँ पे जो ए स्क्वायर है वो 5 से क्या है, विभाजित। ए स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है। अब देखो ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो आप बताओ क्या जो ए होगा वो 5 से विभाजित नहीं होगा। आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, यानी कि जो 25 का आंसर निकलेगा 25 और 25 5 से कट जाएगा, यानी कि जो ए का स्क्वायर हो गया, मेरी 5 का स्क्वायर हो गया 25, वो 5 से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो क्या बताओ जो 5 है वो 5 से नहीं कटेगा, कटेगा। यानी कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी भी नंबर से कट रहा है तो उसका जो मूल वैल्यू होगी वो भी उस नंबर से कट जाएगी। तो इसके बाद आपको नीचे लाइन लिखनी है एक, इसलिए इसके बाद क्या लिखना है, इसलिए ए भी 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो ए स्क्वायर है वो 5 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे जो ए होगा वो भी 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब देखो ये वाली लाइन हमने क्यों की, अब देखो आगे आप इसको अच्छे से देखते जाओ, आपको सभी लाइनें अच्छे से समझ में आ जाएंगी हम इन लाइनों को क्यों कर रहे हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे तो हमने यहाँ तक देख लिया कि जो जे बी है क्या है, ए है, वो भी किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। अब इसके बाद में आगे अगली लाइन तुम्हें लिखनी है यहाँ पे, अब a बराबर 5c समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि अब हम क्या करते हैं, a बराबर 5c समीकरण 1 में रखते हैं। तो आप सोच रहे हो यहाँ पे मैंने 5 क्यों लिया, 5 मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम यहाँ पे 5c डिवाइड दे रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 5 को लिया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे नॉर्मली, अब आपको यहाँ पे a की जगह पे क्या रख देना है, 5c रख देना है। तो यहाँ पे हमारा जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा आगे, बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, अब a की जगह पे रखनी थी, ये है ए स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5c का स्क्वायर हो जाएगा, किसका 5c का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर खोल देते हैं, अपॉन में क्या था इसके पीछे 5 था, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25c स्क्वायर, अपॉन में होगा हमारा 5। अब इससे ये कट जाएगा 5 बार, तो यहाँ पे हमारा निकलेगा क्या, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, क्या निकलेगा, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसी की तरह सेम, अब आपको यहाँ पे अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने ए और बी में से क्या किया था, बी को अलग किया था, अब यहाँ पे बी और सी में थे, हम क्या करेंगे सी को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 है, इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल में आ जाएगा सी स्क्वायर। हम इसको बदल के भी लिख सकते हैं, तो बदल के हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिख लेंगे इसको सी स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर अपॉन 5। अब देखो वही वाली सेम लाइन यहाँ पे हमारे सामने आ चुकी है, ये हमारा समीकरण 2 हो गया।
अब यहाँ पे वही वाली लाइन आपको दोबारा से लिखनी है जो कि मैंने अभी आपको लिख के बताई थी। अब आप जब यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर होगा वो किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित है। इसलिए ये इसलिए का साइन होता है, इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो आपको यही बात यहाँ पे, अगर जब ये बताओ बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो जो बी होगा वो भी 5 से विभाजित होगा। अब आप यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये कट कहाँ रहा है, 5 से बी स्क्वायर कहाँ कट रहा है। अब आप नॉर्मली सोचो कि अगर जो बी स्क्वायर 5 से नहीं कटता तो ये वाले आंसर हमें मिल जाता, नहीं मिलता। कौन सा आंसर मिलता, बट्टे वाला, और ये बट्टे में संख्या है ही नहीं। इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये इससे कट रही होगी तभी बराबर में हमारे सी स्क्वायर हमें मिलेगा। तो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया अभी तक कि जो ए और बी है वो क्या है, दोनों के दोनों 5 से कट रहे हैं। देखो यहाँ पे ये भी बी भी, ए भी 5 से कट रहा है और यहाँ पे जो बी है वो भी 5 से कट रहा है। यानी कि कहने का मतलब हमारा आज यहाँ पे ये निकला कि जो ए और बी है वो सपूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है, सपूर्णांक। और हमने माना क्या था कि ये दोनों कैसे हैं, ए और बी सपूर्णांक हैं। तो ये वाली बात हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। कैसी हो गई, गलत हो गई। तो आप सभी पहले क्या करो, इसको अच्छे से नोट करो, आगे की थ्योरी में आपको भी आगे लिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये करना है, इसके बाद में यहाँ पे ये करना है। अब हमें क्या करना है, इसमें जो लास्ट पॉइंट है उसको भी मैं लिखा देता हूँ कि आपको इसकी थ्योरी क्या लिखनी है। अब यहाँ पे हमने क्या सिद्ध कर लिया यहाँ पे कि जो ए और बी है वो सपूर्णांक नहीं है। सपूर्णांक क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों 5 से कट रहे हैं। और सपूर्णांक क्या होते हैं, जो केवल 1 से कटते हैं, 1 के अलावा किसी भी नंबर से नहीं कटते। तो यहाँ पे तो दोनों के दोनों 5 से कट रहे हैं, यानी 5 से विभाजित हो रहे हैं, तो ये हमारे सपूर्णांक नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः ए कॉमा बी सहपूर्णांक नहीं है। अब लिखेंगे यहाँ पे इसलिए हमारी अवधारणा गलत थी कि इसलिए हमारी अवधारणा गलत थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। लास्ट नीचे लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख दें हम इसको, इति सिद्धम। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा पूरा प्रश्न। तो मैं आपको इसको दोबारा से एक बार रिपीट और करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना था, आपको सबसे पहले यहाँ पे इसने पूछा था कि बताओ कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको मानना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे √5 किसके बराबर हो जाएगा, a/b। अब यहाँ पे जो a और b है वो क्या है, सपूर्णांक हैं। क्या है, सपूर्णांक। यानी कि एक ऐसे पूर्णांक जो कि आपस में नहीं कटेंगे, केवल 1 से कटेंगे। किससे कटेंगे, 1 से। तो ये बात हमने मानी। और यहाँ पे जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये वाली लाइन। इसके बाद हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंडर को उठाएंगे। अंडर को उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों ओर वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो यहाँ पे हम दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पे √5 का जो वर्ग होगा वो होगा 5, और यहाँ पे a² हो जाएगा और ये हो जाएगा b²। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो b² है उसको इधर लेके गए। जहाँ पे हो जाएगा b² अपॉन में आ गया यहाँ पे a² अपॉन 5।
हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो जी दोनों हमारी जो पूर्णांक थे वो क्या थे, दोनों एक साइड में थे। हमें इसलिए क्या करना पड़ा, ये दोनों साइडों में अलग अलग पूर्णांकों को करना पड़ा, यानी एक साइड में एक पूर्णांक को ले जाओ, दूसरे में इस एक को ले जाओ, ठीक है। वो इसलिए हमें करना पड़ा। तो यहाँ पे हमें हमारी जो लाइन बनी यहाँ पे वो बनी b² बराबर a² अपॉन 5। तो ये हमारा समीकरण एक हो गया। इससे हमें यहाँ पे सिद्ध किया हमने कि यहाँ जो a² है वो किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। यानी जो a है, यानी जो a² है वो 5 से विभाजित है, ठीक है। इसके बाद हमने अगर a² 5 से विभाजित है तो जो a होगा वो भी 5 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। इसके बाद हमें अगली लाइन लिखनी थी। अब क्या करते हैं हम, अब a बराबर 5c लिखते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे कि हमने 5c क्यों लिखा। 5c हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे हम 5 से डिवाइड दे रहे हैं। किससे डिवाइड दे रहे हैं, 5 से, तो 5 लिखेंगे। यहाँ पे अगर 6 होता तो हम 6 लिख लेते, ठीक है। 5c समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि एक ही जगह पे हमें 5c समीकरण 1 में रख देना है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया कि एक ही जगह पे 5c यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे जो हो गया b² बराबर 5c² अपॉन 5। तो 5c का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25c² अपॉन में 5 है, तो ये इससे कट गया। तो यहाँ पे हमें मिला 5c², यानी कि b² बराबर 5c²। अब वही वाली लाइन हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी कि दोनों जो नंबर्स हैं वो दोनों एक साइड में है, लेकिन यहाँ पे जो 5 क्या है, किसके गुणा में है, इसको हमें भाग में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो a और b की बात कर रहे थे तो हमने b बराबर माना था। अब b और c है तो हम c बराबर मानेंगे। तो क्या करते हैं, इस 5 को यहाँ पे ले जाते हैं। कहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे ले जाते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा b² अपॉन 5 इक्वल में हो जाएगा हमारा c²। अब इसको हम ऐसे मोड़ के लिख सकते हैं, यानी कि इसको आगे दोबारा से इसको पलट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पलट। यहाँ पे हमने इसको पलटा तो हो जाएगा c² बराबर है b² अपॉन 5। ये समीकरण कौन सा हुआ, हमारा दूसरा। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब इस समीकरण से हमने क्या स्पष्ट कर दिया कि यहाँ जो b² है वो 5 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। तो हमने ये दोनों लाइन सिद्ध कर दी यहाँ पे कि जो a और b हैं वो दोनों के दोनों सपूर्णांक नहीं है। क्या है, a और b सपूर्णांक नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये हमारे 5 से विभाजित नहीं है। इसके बाद में हमने यहाँ पे लिखना पड़ेगा अतः a और b सपूर्णांक नहीं है, ठीक है, या फिर a और b सपूर्णांक नहीं है। इसलिए हमारी अवधारणा गलत थी कि √5 एक परमेय संख्या है। क्या संख्या है, परमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। लास्ट में लिख देना आपको प्रूव्ड। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इतना टाइम इस प्रश्न के लिए इसलिए दिया क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट अच्छा हो गया तो आप सभी प्रश्नों को अपने आप कर पाओगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि √5 को हमने कैसे सिद्ध किया कि ये अपरमेय संख्या है, तो आप √7 को, √2 को, √3 को, √11 को, √15 को, कोई सी भी √ की संख्या आ जाए आप उसको बहुत ही आसान तरीके से कर पाओगे। तो इसलिए मैंने आपको इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप अपने आगे के प्रश्नों को स्वयं ही कर पाओगे। आपके एग्जाम में कोई भी पूछ ले, वो √5 के अलावा भी कोई भी नंबर आ जाएगा, तब भी आप अच्छे से वहाँ पे बता पाओगे। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये प्रश्न। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अपने उन भाई बंधुओं में शेयर कर देना जिन्हें मैथ से डर लगता है और जिनको भी अपनी जो 1.2 एक्सरसाइज है वो नहीं आती है। तो आप सभी उनको भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको पूरा जो आपका मैथ है 10th क्लास का वो आपको इसी प्रकार वीडियोस में कंप्लीट करवाऊंगा। जैसे मैंने 1.1 को करवाया, उसके बाद 1.2, फिर हम करेंगे अपनी 2.1, फिर 2.2। इसी प्रकार से हम अपने पूरे मैथ को कंप्लीट करेंगे और आपको इसके लिए कोई भी पैसा नहीं पे करना है। ये आपके लिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में होने वाला है। तो आप सभी पहले इसको अच्छे से नोट करो। इसके बाद मैं आपको अपना जो दूसरा प्रश्न है इस एक्सरसाइज का उसको भी करवाता हूँ। तो अब हम अपने दूसरे प्रश्न को करते हैं। वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। तो ये वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा कठिन नहीं है। ये पहले वाले जो मैंने आपको अभी प्रश्न कराया था उससे थोड़े से कठिन होते हैं, क्योंकि देखो उसमें हमें अगर वो डायरेक्ट हमें पूछे कि √5, √7, √11, √2, √3, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना होता है और अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। अब इस ऐसे वाले प्रश्नों को करने के लिए आपको बहुत ही कम ध्यान देना है, यानी कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इनके आंसर हमें बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं, बस थ्योरी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप सभी अच्छे से देखते हैं हमें क्या करना है। पहला वाला तरीका सेम है कि हमें इसमें मानना है कि माना 3 + 2√5 एक परमेय
क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। ये वाली लाइन तो आपको सेम माननी है कि जो हमारी √3 + 2√5 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद में इसकी जो दूसरी लाइन है वो भी सेम है। दूसरी लाइन क्या थी, हम इसको किसके बराबर मान देते, 3 + 2√5, ये किसके इक्वल में होगा, a/b। ये क्यों होगा, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है, इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो a और b है वो क्या है, आप सभी वो अच्छे से देख लो। तो यहाँ पे जो a और b होगा, यहाँ पे a, b पूर्णांक हैं। यहाँ पे आप इसको पूर्णांक मानना, नॉर्मली आपको ज़्यादा सपूर्णांक वगैरह मानने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो b है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, वो वाली लाइन सेम है। तो यहाँ पे जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए, और a और b क्या है, यहाँ पे हमारे पूर्णांक हैं। क्या है, पूर्णांक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको अब इसमें क्या करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका वर्ग वगैरह नहीं करते हैं। पहले क्या करते हैं, जो एक अपरिमेय संख्या है उसको एक अलग साइड अलग ही रहने देते हैं, बाकी की जो और अदर्स यहाँ पे संख्या है उनको इस साइड में लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम इसको लेके आएंगे, तो यहाँ पे 2√5 तो इधर ही रहेगा, और यहाँ पे a/b, और ये किधर, जो यहाँ पे 3 है वो किस में है, प्लस में, इधर आके हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा, -3। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद आपको लाइन लिखनी है √5 इक्वल, अब देखो इसमें किस में है, गुणा में है, दो किस में है, यहाँ पे इसके साथ गुणा में है, तो ये किस में आएगा, भाग में, तो 1/2 यानी नीचे आएगा भाग में, और इसको आप ऐसे ही लिख लो a/b -3। ठीक है, अब इसको आप मान लो समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये देखो, ये तो एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। ये तो वाली बात तो हमने भी सिद्ध कर ली कि जो √5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये वाली जो नंबर है वो कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। ऐसा क्यों, देखो आप सभी, आप यहाँ पे क्या करोगे, a की जगह पे कोई वैल्यू रखोगे और b की जगह पे कोई वैल्यू रखोगे, और जब आप a की जगह पे कोई वैल्यू रखें और b की जगह पे कोई वैल्यू रखोगे, तो जो आपका आंसर होगा वो कभी भी एक अपरिमेय संख्या नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि जो a और b है वो क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। आपको मैं एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ इसी को करने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे ये है a/b, अब कोष्टक में a की जगह पे मान लेते हैं हम, मानना हमने क्या है, 2 है, और यहाँ पे मान लेते हैं हम b की जगह पे क्या है, 1 है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 3 है। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे a/b पहले से इधर रहेगा, a/1/b रहेगा, 1/2। इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक ये हो जाएगा, एक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। अब जब 3 में से हम इसको घटाएंगे तो क्या निकलेगा हमारा, -1 निकलेगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो -1/2 निकलेगा। क्या निकलेगा, -1/2। और माइनस का जो 1/2 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन जो √5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब आगे हम इसके नीचे आपको अच्छे से लिखना है। आप यहाँ पे लिखना समीकरण, ये वाले प्रश्नों की तुलना में ये बहुत सरल हो जाते हैं। कौन से वाले, जैसे यहाँ पे √2 के बारे में पूछे, √3 पूछे, √5 पूछे, √7 पूछे, इनकी तुलना में जो ऐसे वाले प्रश्न होंगे इसमें प्लस माइनस वगैरह आएगा, साथ में गुणा में कोई संख्या आएगी, ये वाले इनकी तुलना में बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। ये थोड़े से कठिन होते हैं और ये वाले बहुत ज़्यादा सरल होते हैं, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना था। इसके अलावा इसमें हमें कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखा है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 से क्या स्पष्ट है, यहाँ पे अगले लिखनी तुम्हें, अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। यानी कि इससे हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं है। यानी कि ये हमारी ये क्या है, परिमेय संख्या हमारी ये वाली, क्योंकि ये हमारी क्या नहीं है यहाँ पे, तो हमारी ये यहाँ पे हमने क्या सिद्ध कर दिया कि ये दोनों a और b तो पूर्णांक हैं, और ये किसके बराबर आ रहे हैं, एक अपरिमेय संख्या के। ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि हमने जो माना था कि जो ये संख्या हमने मानी थी कि परिमेय संख्या, तो ये हमारी परिमेय संख्या में नहीं मिल रही है। अगर मिलती तो यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या नहीं होती, ये भी एक परिमेय संख्या होती। तो यहाँ पे हमारी अवधारणा कैसी हो गई, गलत हो गई। तो यहाँ पे हमने लिखा समीकरण 1 से स्पष्ट है कि अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय
संख्या। तो ये मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है, आप यहाँ पे लिख लो साइड में। अब इसके बाद आपको लिखना है अतः हमारी अवधारणा गलत थी कि 3+2√5 एक परमेय संख्या है। अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देना है प्रूव्ड। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। इस वाले प्रश्न में आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, यहाँ पे हमने बस ये वाली लाइन सिद्ध कर देनी है कि अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परमेय संख्या, और लिख देना यहाँ पे अतः हमारी अवधारणा गलत थी कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पे ये सिद्ध कर दिया है। ठीक है, मैं आपको इसको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ कि हमें इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करना है। तो हमें सबसे पहले मानना है वही पहली वाली लाइन कि माना 3+2√5 एक परमेय संख्या है। इसके बाद में हमें इसको किसके बराबर मान लेना है, a/b के बराबर मान लेना है। और यहाँ पे जो a और b होगा हमारे क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, पूर्णांक। और जो b होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसे हमें लिख देना है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपरमेय संख्या होगी उसको एक साइड में रखेंगे और जो परमेय संख्या होंगी उनको एक साइड, यानी कि जो बाकी के अदर नंबर यहाँ पे बच रहे होंगे उनको दूसरी साइड में लेके आएंगे। तो हम एक एक स्टेप से करेंगे अच्छे से। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 3 दिख रहा है प्लस में, इसको हमें कैसे लाना पड़ेगा, इधर माइनस में। यहाँ पे जो 3 प्लस में था इधर आके किसका हो गया, माइनस का। इसके बाद में यहाँ पे हमें 2 और दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2। अब इस 2 को भी इधर लेके आएंगे, 2 को इधर लेके, इधर ये गुणा में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो भाग में आ गया, ये हमारी संख्या पहले से यहाँ पे ऐसी है। अब यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जो √5 है वो क्या है, एक अपरमेय संख्या, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, एक परमेय संख्या। मैंने आपको बता दिया कि क्यों मिलेगी, क्योंकि ए की जगह पे हम कोई भी पूर्णांक रखें और बी की जगह पे कोई भी पूर्णांक रखें तो जो हमें इसका सॉल्व करने के बाद नंबर मिलेगा वो एक परमेय संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी, परमेय संख्या। और यहाँ पे ये है अपरमेय संख्या। तो हमारी जो मैंने माना था कि ये परमेय संख्या है वो क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये तो एक अपरमेय संख्या हो गई है, इसलिए यहाँ पे जो हमारी अवधारणा थी वो क्या थी, गलत। कि हमारी अवधारणा क्या थी, गलत थी कि ये क्या है, एक परमेय संख्या। अगर ये परमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, फिर अपरमेय संख्या होगी। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जैसे हम मान लो आपको कोई 2 व्यक्ति हैं, 2 भाई हैं, उनमें से एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। तो आपको पता है कि मेरे पास राम बैठा है, क्या कौन बैठा है, राम। तो बताओ दूसरा घर पे कौन होगा, आप ऑटोमेटिक अपना ध्यान लगा लोगे और बता दोगे घर पे कौन होगा, श्याम होगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास तो राम बैठा है। इसलिए आप यहाँ पे अगर ये परमेय संख्या नहीं है तो ये क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। जो तीसरा प्रश्न है वो भी आपके लिए ऐसा ही है, सेम। उसमें भी हमें ऐसे नंबर्स को सॉल्व करके बताना है। तो जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसमें 3 पार्ट है। उसने बोला है कि 1/√2 7√5 और 6+√2 को सिद्ध करना है कि ये क्या है, परमेय संख्या है। तो मैंने आपको नॉर्मली शॉर्ट में लिख दिया है कि हमें इसमें बताना है कि ये भी एक अपरमेय संख्या है, ये भी एक अपरमेय संख्या है और ये भी एक अपरमेय संख्या है। तो आपको मैंने ऐसा तो सेम अभी करवाया ही है, तो आप इसको अपने आप करने की कोशिश करना। मैं आपको इसको बताता हूँ सबसे पहले वाले को, ये आपको थोड़ा सा अलग सा दिख रहा होगा। तो मैं आपको इनकी जो मेन जो पॉइंट है उसको लिखा दे रहा हूँ। जो आपकी थ्योरी है वो सेम रहेगी, जो मैंने आपको अभी दोनों प्रश्नों में कराई है, पहले और दूसरे में जो थ्योरी है उसकी वो सेम वैसी ही रहेगी। लेकिन जो इसमें जो पॉइंट है थोड़ा सा, जो आपकी इसमें सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा अलग होगा, तो आप उसको देख लो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको कर रहे हैं हम, कि माना 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। आपको यही सेम मानना है जो मैंने अभी करवाया था, अपरमेय संख्या है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है 1/√2 बराबर में लिखेंगे a/b, और जो a/b होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपको उसको भी लिख देना है। तो यहाँ पे जो a और b होगा वो क्या होंगे, पूर्णांक। a और b पूर्णांक है। तो यहाँ पे हमारे जो a और b है वो पूर्णांक हैं, और जो b है वो डज नॉट इक्वल टू 0। तो जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है
इसके बाद आपको नॉर्मली क्या करो, आप इसको इस साइड में लेके आओ। ठीक है, देखो क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पहले तो सीधा करते हैं, तो इसको ये उल्टा हो जाएगा, ये सीधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये √2 होगा, ये किसके बराबर बराबर में होगा, b/a के। किसके बराबर मुझे, तो ये इसको उल्टा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब इसको आपको ऐसे नॉर्मली ऐसे लिख देना है, और ये कौन सा समीकरण हो गया आपका, पहला समीकरण हो गया। कौन सा समीकरण हो गया, पहला समीकरण। अब आपको पता है एक बात कि जो √2 है वो क्या है, एक अपरमेय संख्या है, और जो b/a है वो एक क्या है, परमेय संख्या निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, परमेय संख्या। वो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर आप b की जगह पे कोई भी नंबर रखो और a की जगह पे कोई भी नंबर रखो, जब आप उनको सॉल्व करोगे तो वो एक हमारी परमेय संख्या ही होगी। क्या होगी, परमेय संख्या ही होगी। और यहाँ पे ये क्या है, जो √2 है वो क्या है, एक अपरमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 से स्पष्ट है, वही वाली लाइन इससे पहले जो मैंने भी करवाया था, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि अपरमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परमेय संख्या। उसके बाद में उसके नीचे लिखना है आपको, अतः हमारी अवधारणा गलत थी कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। आपको ऐसे सेम जो मैंने अभी थ्योरी लिखाई थी वही आपको लिख देनी है। ठीक है, जो थ्योरी आपको वही लिख देनी है, कोई भी अलग से कुछ नहीं करना है। इसके बाद जैसे आप दूसरे को करोगे तो दूसरे के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दूसरे को करने के लिए सेम माना 7/5। देखो मैं इसलिए आपको शॉर्ट में करने के लिए, खुद तुमसे करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप मैथ में जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप मैथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, और आपके दिमाग में जो प्रश्न है अच्छे से सेट हो जाएंगे, और आप अच्छे से उनको भूलोगे भी नहीं, आपको उनको बाद में भूलोगे भी नहीं। इसलिए आपको मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा खुद से ही करना है। मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, जो इसमें जो सॉल्यूशन है इसका वो कर रहा हूँ, आपकी जो थ्योरी होगी आप उसको अपने आप लिखना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 7/5 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या। हमने इसको माना परमेय संख्या, ये एक परमेय संख्या है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे लिखना है कि 7/5 इक्वल में a/b, और जो a/b होगा वो सेम जो मैंने अभी आपको बताया था, ये लिखना है आपको। क्या है ये दोनों हमारे निकलेंगे a, b पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और जो b है वो क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0। तो जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे, आपको ये अलग कर लेना, यानी कि जो 7 यहाँ पे दिख रहा है उसको इस साइड में ले आओ। तो यहाँ पे हमारा बनेगा ये √5 इक्वल में, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो 7a/7b हो जाएगा, a/7b। और ये हमारा समीकरण पहला हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण पहला हो गया। क्या हो गया, समीकरण 1। अब यहाँ पे इसके नीचे आपको लिखना है सेम वही वाली लाइन यहाँ पे जो लिखी है, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि अपरमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परमेय संख्या। क्योंकि जो √5 है वो क्या है, एक अपरमेय संख्या, और जो a/7b है वो क्या निकलेगी, परमेय संख्या। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे आप, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि अपरमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परमेय संख्या। अतः हमारी अवधारणा गलत थी कि 7/5 एक परमेय संख्या है। उसके बाद हम नीचे लिख देंगे, अतः 7/5 एक अपरमेय संख्या है। बस यानी कि वही सेम लाइन है, आपको वो लिख देनी है। इसके बाद तीसरे को भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं, ये वाला आप दोबारा से एक बार और देख लो। इसमें भी सबसे पहले मानेंगे कि माना कि 6 + √2 परमेय संख्या, हमने इसको भी परमेय संख्या मानना है। यहां पे लिखेंगे 6 + √2 बराबर में क्या होगा इसके, a/b। और जो a/b होगा वो क्या होगा, a/b होगा यहाँ पे a, b तो होंगे हमारे पूर्णांक, और जो b होगा वो होगा डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो b है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसके बाद में आपको नीचे क्या लिखना है, इसमें जो 6 है वो इधर किसमें है, प्लस में, इसको भी इधर लेके आओ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा √2 बराबर a/b - 6। ठीक है, ये हमारा समीकरण क्या बन गया, 1। देखो ये एक अपरमेय संख्या, ये एक परमेय संख्या। परमेय क्यों, क्योंकि a/b है, उसमें से आप 6 घटाओगे तो एक परमेय संख्या ही हमें डेफिनेटली मिलेगी। आप मान के भी देखो, मैं आपको एक बार दोबारा से और बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने a की जगह पे मान लिया 5, और b की जगह पे मैंने मान लिया 10, और मान लो यहाँ पे आ गया 6। इसको इससे काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 1/2 बार। तो 1/2
माइनस का 6। इस भिन्न को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो हमारा 1 रहेगा और माइनस का हो जाएगा 12 बट्टे में आएगा हमारा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा माइनस के 11/2। और जो माइनस के 11/2 है वो एक परमेय संख्या है, ना कि अपरमेय संख्या। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब इसके बाद नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि अपरमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परमेय संख्या। उसके बाद लिखेंगे हमारी अवधारणा गलत थी कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है। इसके बाद नीचे लिख देंगे अतः 6 + √2 एक परमेय संख्या है। यानी कि अगर आपको अच्छे से इसका कंसेप्ट आ गया कि हमें इसमें क्या थ्योरी लिखनी है, क्योंकि इस वाले प्रश्न में आपको थ्योरी के नंबर ही मिलते हैं, क्योंकि इसमें लिखने का तो सॉल्यूशन यानी कि सॉल्व करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, नॉर्मली हमें इसमें थ्योरी ही ज़्यादा लिखनी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम 4 नंबर का आता ही आता है। तो आप सभी इनको तैयार जरूर कर लेना। आपको तैयार करने का एक आसान तरीका बताता हूँ। आप सभी √2, √3, √5, √7 ऐसे प्रश्न अपने आप लिख के अपने आप उनको सिद्ध करना, और ऐसे प्रश्न कुछ अपने आप बनाना, 7 √2, 2 √5 ऐसे करके कुछ क्वेश्चन बनाना और उनको सॉल्व करना। अगर आप उनको सॉल्व कर पाओगे तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छे से, अगर जितनी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उतना ही अच्छा आपका ये करने का तरीका है, यानी थ्योरी है इसकी, वो भी अच्छी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है और आपकी ये 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट अच्छे से हो गई है, और अभी तक आपने अपनी 1.1 एक्सरसाइज को नहीं किया है, तो आप सभी उस वीडियो को भी जाके जरूर देख लेना। आपको वो वीडियो इसी चैनल पे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी, तो आप सभी अच्छे से उस वीडियो को जाके जरूर देख लेना। तो इसी के बाद मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आपको एक बात और बता दूं, आप सभी इस वीडियो को अपने उन भाई बंधुओं में शेयर जरूर कर देना जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं और जिन्हें मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूं। आपको एग्जाम्पल लेके मैं अच्छे से सभी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप इस वीडियो को अपने उन भाई बंधुओं में शेयर करोगे तो वो भी अच्छे से एग्जाम में अपने नंबर लेके आ पाएंगे। तो अब मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तो आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते रहिए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।